मुंबई माफिया की 6 दिहाइयों का लंबा और मुश्किल तरीन सफर। ये दास्तान एक ऐसे शख्स के गिर्द घूमती है जिसने बहादुरी, चालाकी और मजबूत आसाब की बुनियाद पर खुद को डॉन बनवाया। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। सितंबर के महीने की खुशगवार शब थी और दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस के बंगले पर लॉन के अंदर एक पार्टी अपने उरूज पर थी। ये पार्टी जेजे अस्पताल में कामयाब ऑपरेशन की खुशी में मुनक्किद की गई थी। इस ऑपरेशन की वजह से पूरा बम्बई शहर लर्ज उठा था। तमाम छोटे बड़े अखबारात की सुर्खियां इन्हीं खबरों से भरी पड़ी थी। न सिर्फ बम्बई बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अखबारात में इस वाक़े को कवरेज दी गई थी। अखबारात के मुताबिक अब बम्बई भी शोरिश शुदा रियासत बिहार की शक्ल इख्तियार करता जा रहा था। बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, होटलों, स्कूल, कॉलेजों और असेंबलियों में एक ही मौजू ज़ेरे बहस था। पुलिस वालों ने अपने रिवायती अंदाज से वसीओ अरीज अस्पताल में चंद चौकियां कायम कर रखी थी, जबकि अस्पताल में ऐसे कई दाखिली रास्ते मौजूद थे जहां से खतरात दरामद हो सकते थे। इस वाक़े को पुलिस की सख्त नाअहली करार दिया जा रहा था। करीब ही जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन की मौजूदगी ने पुलिस की कारकर्दगी पर एक और सवालिया निशान लगा दिया। जेजे अस्पताल का वाक़या दाऊद इब्राहिम के लिए इंतहाई अहम साबित हुआ। आज से पहले दाऊद इब्राहिम का असर और रसूख बम्बई शहर में इतनी शिद्दत के साथ महसूस नहीं किया गया था। यह हमला एक गैंग की जानिब से महज दूसरे गैंग से बदला न था, बल्कि एक गैंग ने पूरी रियासत को चैलेंज कर दिया था। पुलिस वालों का यूं गैंगस्टरों के हाथों मारा जाना भारत की तारीख का गैर मामूली वाक़या था। एक पुरतकल्लुफ पार्टी में दाऊद इब्राहिम फूले न समा रहा था। उसके खैरखा उसे इस कामयाब ऑपरेशन और बहनोई इब्राहिम पारकर के कत्ल का बदला लेने पर मुबारकबाद पेश कर रहे थे। दाऊद इब्राहिम इसलिए भी खुश था कि न सिर्फ अरुण गाउली पर अब उसका गैंग भारी पड़ रहा था, बल्कि एक मर्तबा फिर बड़े नुकसान के बाद उसका गैंग बम्बई शहर में अपनी पोजीशन पर पूरी आबोताब के साथ वापस आ गया था। पार्टी में लोगों से मिलते हुए दाऊद इब्राहिम खुशी के साथ जोर से बोला, सूतिया ने अच्छा काम किया है। पूरे फंक्शन के दौरान दाऊद इब्राहिम सूतिया की तारीफें करता रहा। सुभाष सिंह ठाकुर, मनीष लाला और छोटा शकील ने भी इस कार्रवाई में भरपूर हिस्सा लिया था और दाऊद इब्राहिम ने उन्हें भी खूब दाद दी थी। इस सारे शोर शराबे और हंगामे के दौरान छोटा राजन खामोशी के साथ बैठा हुआ था। सब लोगों को मालूम हो चुका था कि इस कार्रवाई के पीछे उसका कोई हाथ नहीं। इससे पहले हर कार्रवाई का सेहरा राजन के सर जाया करता था, क्योंकि उसकी मंजूरी के बगैर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। लेकिन आज राजन लोगों से भरी इस पार्टी में कोने में अकेला बैठा था। उसे इतनी बड़ी कामयाबी में अपना नाम न सुनकर बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। जब उसने देखा कि दाऊद इब्राहिम जेजे ऑपरेशन टीम को दाद दे रहा था तो वो गुस्से से पागल होने लगा। लेकिन फिर वो सोचने लगा कि ऑपरेशन नाकाम रहा है, क्योंकि इतनी ज्यादा अफरादी कुव्वत और असलहा इस्तेमाल करने के बाद भी टारगेट पूरी तरह हासिल नहीं हो सका। ये लोग सिर्फ हालनकार को मारने में कामयाब हुए थे, जबकि बिपिन शहरी अभी जिंदा था। राजन को ये सोचकर और भी गुस्सा आ रहा था कि उसका बॉस इन अहमकों की बहादुरी के गीत गा रहा है जो पूरे ऑपरेशन का सत्यानाश कर आए हैं। थोड़ी देर बाद राजन पार्टी से बाहर आ गया। उसने कहा, इस मर्तबा ऐसा ही सही। उसने खुद को ये कहकर समझाना शुरू कर दिया कि जब उसने कारनामे अंजाम दिए थे तो दाऊद इब्राहिम ने उसे भी दिल खोल कर दाद दी थी। दाऊद इब्राहिम ने कभी किसी के सामने उसे डांटा था, न कभी उसकी बेइज्जती की थी। पार्टी बिला रोको टोक चलती रही। इस किस्म की पार्टियों में आना बहुत से लोग जरूरी समझते थे। बहुत से कारोबारी अफराद को अंदाजा था कि सुकून से कारोबार करने के लिए ये जरूरी था कि दाऊद इब्राहिम से दुआ सलाम रखी जाए। इसलिए चाहते न चाहते बहुत से लोग दाऊद इब्राहिम को इस कामयाबी पर मुबारकबाद दे रहे थे। जल्द ही सितंबर के महीने के ये वाकयात माजी का हिस्सा बन गए और दिसंबर आ गया। दाऊद इब्राहिम के बहुत से चाहने वाले अपने बॉस की सालगिरह की पार्टी का एहतमाम करने का सोच रहे थे। दाऊद इब्राहिम 31 दिसंबर को पैदा हुआ था। दाऊद इब्राहिम के लिए बजाते खुद अपनी सालगिरह में कोई खास दिलचस्पी न थी। अलबत्ता इस मौके पर वो दोस्तों को जांच जरूर लेता था कि उसकी सेहत, तरक्की और जिंदगी से कौन खुश है और कौन उससे बुग़्ज़ रखता है। बिल्कुल इसी तरह माफिया में दुश्मन भी इस किस्म की पार्टियों में आने जाने वालों पर खुसूसी नजर रखते हैं कि किसकी वफादारी किसके साथ है। सालगिरह के दिन करीब थे कि हिंदुस्तान में एक अहम सियासी वाकया रूनुमा हो गया, जिसे भारत की तारीख का स्याह तरीन दिन कहा जाता है। उस दिन भारत के सेकुलर होने के तमाम तर दावे धरे रह गए। 6 दिसंबर 1992 को हिंदुओं के एक जम्मे गफीर ने हथियारों से मुसल्लह होकर अयोध्या की तारीखी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। इस कार्रवाई में दाएं बाजू की पार्टी के
के 70,000 कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। हिंदुओं का इल्जाम था कि ये जगह राम की जाए पैदाइश थी और यहाँ एक मंदिर था जिसे बाबर के कमांडर मीर बाकी के हुक्म पर मस्मार किया गया और वहाँ मस्जिद तामीर की गई। ये 1983 की बात है कि संघ परिवार, राष्ट्रीय सेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ने इस बात का अंदाजा लगाया कि अयोध्या सियासत को चमकाने के लिए सोने की दुकान है। अक्टूबर 1992 तक एडवाणी की राम मंदिर तामीर मुहिम काफी जोर पकड़ चुकी थी। जब एडवाणी को मालूम हुआ कि इस मंसूबे के लिए बाबरी मस्जिद को शहीद करने का मंसूबा बना लिया गया है तो 23 अक्टूबर को बिहार में उसने इस मुहिम के लिए निकाली जाने वाली रैली को खत्म कर दिया। अगले ही दिन संघ परिवार ने भारत भांड का ऐलान कर दिया। बिलाखिर 6 दिसंबर 1992 के दिन एडवाणी अपने अज़ाइम की तकमील के लिए अयोध्या पहुंचा और हजारों इंतहा पसंद हिंदुओं की मदद से बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। इस वाक़े की वजह से भारत के तूलो अर्ज में 2000 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे और हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए। बम्बई भी इन फसादात की जद में था जहां मुसलमानों की जानों और अमलाक को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। यूं मालूम होता था कि हिंदू मुसलमानों के जज्बात भड़कने का इंतजार कर रहे हैं और पूरी तरह कार्रवाई के लिए मुसल्लाह बैठे हैं। इसलिए जैसे ही मुसलमान एहतजाज के लिए सड़कों पर आए, हिंदुओं ने अपनी मुसल्लाह कार्रवाइयां शुरू कर दी और भारत के बदतरीन मुस्लिम कुश फसादात बम्बई में देखने को मिले। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद दिसंबर और जनवरी के महीने बम्बई के मुसलमानों पर कयामत खेज थे। मुसलमानों को पुलिस वालों से मदद की तवक्को थी, लेकिन बम्बई पुलिस न सिर्फ खामोश तमाशाई बनी रही बल्कि हिंदू बलवाइयों की मावन साबित हुई। बादशाह श्री कृष्णा कमीशन ने भी यही रिपोर्ट दी कि बम्बई पुलिस ने इन फसादात के दौरान इंतहाई जानिबदाराना किरदार अदा किया। बांद्रा के इलाके में तो मुसलमानों के घरों पर फसादात से कबल बाकायदा चौक से निशान लगा दिए गए थे ताकि फसादात के दौरान उन्हें निशाना बनाने में कोई मुश्किल पेश न आए। इन वाकयात ने मुसलमानों के दरमियान अदम तहफ्फुज का एहसास पैदा कर दिया। मुसलमानों के पास ऐसे वक्त में कोई मुनासिब लीडर मौजूद न था। इससे पहले वो हाजी मस्तान की जानिब देखते थे और अब उनकी नजरें दाऊद इब्राहिम पर थीं। बम्बई के मुसलमान लड़के इस बात के ख्वाहां थे कि दाऊद इब्राहिम शिवसेना के गुंडों से निमटने के लिए उनकी मदद करें, क्योंकि सिर्फ वही था जो उनसे निमटने की सख्त और हिम्मत रखता था। दाऊद इब्राहिम ने मुसलमानों का साथ देने का फैसला कर लिया। दाऊद इब्राहिम और बम्बई के बहुत बड़े स्मगलर टाइगर मेमन के माबैन तहरीके इंतकाम के लिए कई मीटिंग्स हुई। छोटा राजन इन तमाम मीटिंग्स को देखकर कुछ तजब्जुब का शिकार था, क्योंकि कॉन्फ्रेंस रूम में छोटा शकील तो आ जा रहा था लेकिन राजन को इन मीटिंग से दूर रखा गया था। मुंबई के नौजवानों के इल्म में तमाम मजालिम थे कि किस तरह मुसलमानों को लूटा और कत्ल किया गया था और किस तरह सूरत में मुसलमान औरतों की आबरू रेजी की गई थी। इसलिए वो इस ऑपरेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहते थे। बिलाखिर इस ऑपरेशन के लिए मेमन टाइगर ने रायगढ़ और महाराष्ट्र से बहुत सा असलहा, जिनमें क्लैशनकोफे और दस्ती बम भी शामिल थे, बम्बई पहुंचा दिया। 12 मार्च 1993 को बम्बई के कई धमाकों ने बम्बई शहर को हिलाकर रख दिया था। पूरा शहर धमाकों और फायरिंग की जद में था। पहला धमाका 1:28 पर बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में हुआ। उसके बाद कई धमाके मुख्तलिफ इलाकों में हुए, जिनमें एयर इंडिया टावर, दाना मार्केट, प्लाजा सिनेमा, सीना भवन, पासपोर्ट ऑफिस और बांद्रा और सांता क्रूज के 5 स्टार होटल शामिल हैं। पुलिस की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक मुट्ठी भर नौजवानों ने पूरी मुंबई को यरगमाल बनाए रखा। 12 मार्च की सुबह इन हमलों से कबल टाइगर मेमन और उसके खानदान वाले मुल्क छोड़कर जा चुके थे। पुलिस को ऐसे कई शवाहिद मिल चुके थे जिससे वाकयात में टाइगर मेमन का मुलव्विस होना साबित होता था। इस ज़िमन में गिरफ्तार किए गए अफराद पर बदनाम जमाना टाडा एक्ट के तहत मुकदमात कायम किए गए। दूसरी जानिब पूरा शहर कह रहा था कि दाऊद इब्राहिम लाजिमन इन हमलों में मुलव्विस होगा, क्योंकि पूरे शहर को इस तरह घुटने टेकने पर उसके अलावा कोई और मजबूर नहीं कर सकता। भारतीय हुकूमत ने अरब अमारात की हुकूमत पर पूरा जोर लगाया कि दाऊद इब्राहिम को दुबई से डिपोर्ट किया जाए, लेकिन हुकूमती जराए अपनी इन काविशों में कामयाब न हो सके। अलबत्ता भारतीय मीडिया ने मामले का पीछा न छोड़ा। एक जानिब तो भारतीय हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया और दूसरी जानिब दुबई में दाऊद इब्राहिम की महल्लात नुमा प्रॉपर्टी बार बार टीवी पर दिखाई जाती रही। दाऊद इब्राहिम ने टाइगर मेमन को अपने इंतहाई असर और रसूख को इस्तेमाल करते हुए बम्बई से निकलवाया था, क्योंकि इन धमाकों से पहले ही पुलिस वाले उसकी तलाश में थे। नीज टाइगर मिडिल ईस्ट में भी अपने कारोबार को फैलाने का सोच रहा था और इस ज़िमन में दाऊद इब्राहिम उसके लिए बहुत मावन साबित हो सकता था। चूंकि दाऊद इब्राहिम ने बम्बई ऑपरेशन टाइगर मेमन से करवाया था, इसलिए भारतीय हुकूमत के दाऊद इब्राहिम के खिलाफ दावा
दावों में ज्यादा जोर भी न था, बल्कि उनमें कानूनी कमजोरियां पाई जाती थी। भारतीय अवाम हुकूमती कारकर्दगी से खुश नजर नहीं आती थी। इसी असना में शिवसेना के करता धरता बाल ठाकरे ने दाऊद इब्राहिम के खिलाफ भड़कीले इदारिये अखबारात में लिखे और उसे गद्दार करार दिया। दूसरी जाने बाल ठाकरे ने हिंदू डॉन्स जैसा कि अरुण गौली और अमर नायक को महाराष्ट्री लड़के कहकर पुकारा। इस दौरान छोटा राजन दाऊद इब्राहिम के दिफा के लिए मैदान में आ गया। राजन बजाते खुद एक महाराष्ट्री था। उसे इस बात का अंदाजा भी था कि बम्बई धमाकों में दाऊद का किस हद तक हाथ है। राजन ने दाऊद इब्राहिम के दिफा में अखबारात के दफातर में फैक्स भेजना शुरू कर दिए और फोन भी करता रहा। राजन ने अखबारात को लिखा कि दाऊद इब्राहिम पर लगाए जाने वाले इल्जामात न सिर्फ बेबुनियाद हैं, बल्कि इनमें मजहबी मुनाफरत की बू भी आती है। राजन यहीं तक न ठहरा, बल्कि उसने इस सिलसिले में बाल ठाकरे को भी पैगामात भिजवाए। उसने अंग्रेजी अखबारात को मराठी जबान में पैगामात भिजवाए कि बाल ठाकरे को अपनी सियासत से गरज रखनी चाहिए और अंडरवर्ल्ड के मामलात में दखल अंदाजी की कोशिश उसे महंगी पड़ सकती है। राजन ने अखबारात को लिखा कि दाऊद इब्राहिम गद्दार नहीं है और इस सिलसिले में उसे बाल ठाकरे से सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं। दाऊद दुबई में मौजूद अपने व्हाइट हाउस में बैठा इन्हीं बातों पर सोच विचार कर रहा था। उसे दुबई में बैठे बैठे हिंदुस्तान से टेलीफोन कॉलें, फैक्स और पार्सल मौसूल हो रहे थे। हर शख्स हर जरिए से उसे मलामत कर रहा था और लोग दाऊद इब्राहिम को वतन का गद्दार समझने लगे थे। दाऊद इब्राहिम को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। दाऊद इब्राहिम ने दुबई में बैठे बैठे इस मामले पर काफी सोच विचार की और बिलाखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर वो चाहे तो इस मामले में खुद को बेगुनाह साबित कर सकता है। दाऊद इब्राहिम एक ज़हीन इंसान था। उसकी दूरंदेशी ने उसे निकलने का रास्ता दिखा दिया। वो फैसला कर चुका था और उसने एक शख्स को बुलाया कि उसे फोन ला कर दे। उसने फोन पर हिंदुस्तान में पुलिस डिपार्टमेंट में मौजूद अपने एक बाएतमाद साथी से मालूमात हासिल की कि उसके खिलाफ क्या और कितने मुकदमात हैं, इन मुकदमात की नौयत क्या है और इल्जामात को साबित करने के लिए उनके पास किस हद तक सबूत मौजूद हैं। फोन करने के बाद दाऊद को अंदाजा हुआ कि इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद बम्बई पुलिस उसके खिलाफ किसी किस्म के सबूत पेश न कर सकी थी। अब तक उन्हें सिर्फ इस हद तक कामयाबी नसीब हुई थी कि बदनामे जमाना डाटा एक्ट के तहत गिरफ्तार शुदा अफराद में से 2 अफराद को दाऊद इब्राहिम के खिलाफ बतौर गवाह पेश कर सके। दाऊद इब्राहिम के खिलाफ इस सारे मामले में सिर्फ यही इल्जामात थे कि वो इस साजिश में शरीक था और उसने टाइगर मेमन को लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की थी। साजिश में शामिल होने के शुबे के अलावा बम्बई पुलिस के पास मजीद ऐसे कोई ठोस सबूत न थे जिसकी बुनियाद पर दाऊद इब्राहिम के खिलाफ अदालत में कोई मजबूत मुकदमा कायम किया जा सकता। ये सब मालूमात हासिल कर लेने के बाद दाऊद इब्राहिम को अंदाजा हुआ कि उसके खिलाफ कोई बहुत मजबूत मुकदमा नहीं बनता, इसलिए जरा सी कोशिश करके वो खुद को अदालत से बरी करवा सकता है। राम जेठमलानी का शुमार भारत के नामवर वकीलों में होता है। दाऊद इब्राहिम ने सोचा कि अगर उसे इस भंवर से कोई निकाल सकता है तो वो जेठमलानी है। इसलिए दाऊद इब्राहिम ने सोचा कि जेठमलानी से फोन पर बात की जाए। उस वक्त जेठमलानी अपने लंदन वाले बंगले में रिहाइश पजीर था। दाऊद इब्राहिम ने जेठमलानी से मुख्तसर और काम की बात की। दाऊद इब्राहिम ने कहा कि जेठमलानी साहब, मैं अपने खिलाफ मुकदमात का सामना करना चाहता हूँ। जेठमलानी को जब ये फोन मौसूल हुआ तो वो बहुत ही हैरान हुआ कि दुनिया का इतना बड़ा डॉन उसे फोन कर रहा है और वो भी कानूनी मशवरे के लिए। जेठमलानी कुछ घबरा सा गया और इस मसले से अलग रहने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन दाऊद इब्राहिम के इसरार पर वो मान गया। दाऊद इब्राहिम ने उसे बताया कि वो बम्बई बम हमलों के सिलसिले में खुद पर लगाए गए तमाम इल्जामात का सामना करने के लिए तैयार और उसके लिए हिंदुस्तान जाने का ख्वाहा है। दाऊद इब्राहिम ने कहा कि वो हुकूमत से इस सिलसिले में मुकम्मल ताउन करेगा, लेकिन उसकी चंद शराइत हुकूमत तक पहुंचा दी जाएं। पहली शर्त तो ये थी कि 1993 के बम्बई बम धमाकों के सिवा उसके खिलाफ जितने मुकदमात हिंदुस्तान में ज़ेर समात थे उन सब को खारिज कर दिया जाए। दूसरी शर्त ये थी कि बम्बई बम धमाकों का मुकदमा जब तक चलता रहेगा उसे जेल में कैद करने की बजाय घर में नजरबंद रखा जाएगा। उसने जेठमलानी से कहा कि अगर हुकूमत ये 2 शराइत मान जाती है तो वो बखुशी अपने वतन जाने के लिए तैयार हो जाएगा। दाऊद इब्राहिम का ये पैगाम हिंदुस्तान पहुंचते ही एक नई बहस छिड़ गई। भारतीय पार्लियामेंट से लेकर बम्बई मंत्रियाला तक यही मौजू ज़ेर बहस था। सीनियर इंटेलिजेंस अफसरान का ख्याल था कि दाऊद इब्राहिम को इस तरह हिंदुस्तान नहीं आना चाहिए। उन्हें अंदाजा था कि वो ज़हीन शख्स जिस तरह अपनी शराइत पर भारत आएगा उसी तरह खुद को साफ करवा कर अपनी शराइत पर वापस भी चला जाएगा। अलबत्ता भारतीय हुकूमत के सीनियर सियासतदान चाहते थे कि दाऊद इब्राहिम को भारत आकर अपने मुकदमात का सामना करना चाहिए। उनके ख्याल में दाऊद इब्राहिम को अदालत के कटहरे में लाकर उनकी हुकूमत एक तारीख साज कामयाबी हासिल कर लेगी जो कि अगले कई इलेक्शन तक उनके काम आ सकेगी। अलबत्ता महाराष्ट्र के चंद सियासतदानों को इस मामले में तहफ्फुज़
तहफ़्फ़ुज़ात भी थे। उनके ख्याल में अगर दाऊद इब्राहिम आया और उसने खुद को साफ कराने के लिए मुकदमात का सामना किया तो महाराष्ट्र में मौजूद कई सियासतदानों के पोल खुल जाएंगे। इसलिए वो लोग नहीं चाहते कि दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तान वापस आए। बहुत से सियासतदान लंदन और दुबई में दाऊद इब्राहिम से मुलाकातें करते रहे और उन्होंने अपने बहुत से फंसे हुए काम दाऊद इब्राहिम से करवाए थे। अब ये लोग इस पूरी सूरत हाल से सख्त परेशान दिखाई दे रहे थे। इन सियासतदानों के तवस्सुत से जथमलानी के जरिए दाऊद इब्राहिम को पैगाम भिजवाया गया कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और उसे ये बर्दाश्त नहीं कि कोई डॉन उसके सामने अपनी शराइत पेश करे। दाऊद इब्राहिम को पैगाम पहुंचाया गया कि अगर वो किसी शर्त के बगैर भारत आ जाए तो उसके साथ इंसाफ किया जाएगा और उसके खिलाफ खालिसतन अदालती कार्रवाई की जाएगी। गो के दाऊद इब्राहिम चाहता था कि उसे अदालत इन इल्जामात से बरी कर दे, लेकिन वो इतना भोला न था कि हुकूमती झांसे में आ जाता। उसे अंदाजा था कि अगर उसकी शराइत न मानी गई तो भारत की हुकूमत उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करेगी। बादअज़ां उसी साल दाऊद इब्राहिम के खदशात बिल्कुल सही साबित हुए जब टाइगर मेमन फैमिली ने सरेंडर कर दिया और हुकूमत ने उनकी दुर्गत बना डाली। याकूब मेमन गैर मशरूत तौर पर अदालती कार्रवाई के लिए भारत वापस आया तो हुकूमत ने उसके साथ गली के मवाली गुंडों जैसा सलूक किया और उसे तख्ता-ए-दार पर लटका दिया। ये तमाम हालात वाक़यात जानने के बाद दाऊद को अपने फैसले पर इत्मीनान हुआ और उसने पक्का इरादा कर लिया कि कभी भी गैर मशरूत भारत वापस न जाएगा और न ही हुकूमत के किसी वादे पर एतबार करेगा। इस तरह भारतीय हुकूमत और एजेंसियों ने दुनिया के एक बड़े डॉन और खुद भारतीय हुकूमत को इंतहाई मतलूब शख्स को अपनी नाआकिबत अंदेशी की वजह से इतनी आसानी से खो दिया। चंद माहिरीन का ख्याल था कि जिसके ताक़ुब में भारतीय एजेंसियां दुनिया में मारी फिरती थीं, जब वो खुद आना चाह रहा था तो अक्लमंदी का तकाजा यही था कि उसे आने दिया जाता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।